चलिए आज एक ऐसे इंसान के बारे में बात करें जो कि एक ऐसे घर में रहते हैं जिसका ख्वाब हर कोई देखता है और उस घर की कीमत 7,500 करोड़ से ज्यादा की है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि वो इंसान आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम के ओनर है, और क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि वो इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स में आते हैं। चांसेस है कि आप अपनी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम भूल जाए, चांसेस ये भी है कि आप अपने कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट का नाम भूल जाए, लेकिन आप इनका नाम नहीं भूल सकते जिनका नाम है मिस्टर मुकेश अंबानी। भाइयों और बहनों नमस्कार। इंडिया के बल्कि एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन, सबसे अमीर आदमी, और आज हम आपके लिए इन्हीं की केस स्टडी लेकर आए हैं। और इस केस स्टडी को हमने 5 छोटे छोटे भागों में डिवाइड की है। क्या थी मुकेश अंबानी जी की अर्ली लाइफ, कैसे उनका बचपन बीता, किन हालातों में उन्होंने एमबीए करते करते स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया, और किन हालातों में उन्होंने अपने भाई के साथ लड़ाई होने के बावजूद, एक स्प्लिट होने के बावजूद अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को इतनी हाइट्स पर लेके गए। मुकेश अंबानी जी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ। ये इसलिए क्योंकि उस समय उनकी पूरी फैमिली यमन में थी, क्योंकि इंडियन लेजेंड और उनके पिताजी मिस्टर धीरूभाई अंबानी उस समय एक पेट्रोल अटेंडेंट का काम किया करते थे वहां पे। कुछ ही समय के बाद वो सारी फैमिली वापस रिलोकेट करके इंडिया आ गई। उस समय उनकी लिविंग थोड़ी सी बेटर हुई क्योंकि वहां पे उन्होंने एक 2 बेडरूम का एक फ्लैट लिया, वहां पे वो रहने लगे। इंडिया आने के बाद धीरूभाई अंबानी का बहुत अच्छा टाइम शुरू हो गया, क्योंकि इंडिया आने के बाद ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक फैक्ट्री शुरू की विमल के नाम की। विमल में तरक्की के बाद ही धीरूभाई अंबानी ने जल्दी अपनी फैमिली के लिए एक 14 स्टोरी बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग बाय कर ली जहां वो रहने लगे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी धीरूभाई अंबानी का हमेशा से मानना था कि मुकेश अंबानी को एक नॉर्मल जीवन, एक नॉर्मल बचपन मिलना चाहिए, और हमेशा से ही वो स्कूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते रहे। बेशक उनके पिताजी का बहुत बड़ा नाम हो चुका था और कभी भी उनको कोई भी अलाउंस नहीं मिली अपने फादर की तरफ से। और ऐसे चलते ही पढ़ाई में बहुत अच्छे होने की वजह से मुकेश अंबानी जी ने आगे केमिकल इंजीनियरिंग करी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी राइट इन मुंबई। ग्रेजुएट होने के बाद मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने धीरूभाई अंबानी से बात करी अपने फादर से कि क्यों ना वो एमबीए के लिए जाए। इसको देखते हुए उन्होंने एमबीए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से करने का फैसला लिया और वो बाहर चले गए। लेकिन ये टाइम था 1980s का, और ये टाइम था इंदिरा गांधी जी की सरकार का। उस सरकार के चलते चलते पीएफवाई, पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का लाइसेंस प्राइवेट सेक्टर्स को दिया जा रहा था। मिस्टर धीरूभाई अंबानी जी ने भी उसके लिए अप्लाई किया और टाटास और बिरलास को बीट करते हुए, उनके साथ कंपीट करते हुए उन्होंने लाइसेंस को हासिल किया। अब धीरूभाई अंबानी के सामने ये चैलेंज था कि प्लांट बनाने के लिए उनको कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए था। उनका हमेशा से मानना था कि रियल लाइफ स्किल्स आपको एक्सपीरियंसेस के साथ आती है, ना कि क्लासरूम में बैठ के स्टडी करने के लिए। और इसको देखते हुए उन्होंने मुकेश अंबानी जी को 1981 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस बुलाया और रिलायंस का पीएफवाई का प्लांट बनाने का जिम्मा उनके सिर पर दे दिया। फिर क्या था, मुकेश अंबानी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पीएफवाई का प्लांट सेटअप करने के लिए। और ये इसलिए क्योंकि हमेशा से धीरूभाई अंबानी को पता था कि, और वो हमेशा से मुकेश अंबानी जी को एज अ बिजनेस पार्टनर देखते थे, उनको वो कंट्रीब्यूट करने का मौका देते थे, उनके आइडियाज की रिस्पेक्ट करते थे। हालांकि अभी उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन बहुत बड़े थे। और इसके बाद कभी भी मुकेश अंबानी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ऐसे चलते चलते उन्होंने रिलायंस के लिए बहुत बड़ा नाम किया जब उन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में खोली। और इसके बाद क्या था, मुकेश अंबानी जी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री, जिसके लिए वो बहुत पैशनेट थे, वहां एंट्री किया रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ। सब बहुत अच्छा चल रहा था और रिलायंस बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी। लेकिन अब समय था 2002 का। धीरूभाई अंबानी, इंडियन लेजेंड, अब इस दुनिया में नहीं थे। धीरूभाई अंबानी को अब दूसरी बार स्ट्रोक आया था और अब वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। लेकिन बड़ी बात उस समय ये नहीं थी कि धीरूभाई अंबानी इस दुनिया में नहीं है। बड़ी बात उस समय ये थी कि उन्होंने कोई विल नहीं लिखी। उनके जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच में दरारें आने लगी, और ये दरारें इतनी बड़ी हो गई कि ये पब्लिक न्यूज़ बनने लगी। लोग बात करने लगे, अपने घरों में बात करने लगे रिलायंस के बारे में। और इन सब चीज़ों को देखते देखते उनकी मदर ने डिसाइड किया और एक ही रास्ता लेकर आए कि दोनों भाइयों के बीच में एसेट्स और उनकी कंपनीज बांट देनी चाहिए। इस बंटवारे के दौरान जहाँ पे अनिल अंबानी जी के पास सनराइजिंग इंडस्ट्रीज की कंपनी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट की इंडस्ट्रीज आई, और वहीं पे मुकेश अंबानी जी के पास आया वो था ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी। ट्रेडिशनल बिजनेस मुकेश अंबानी जी के पास चला गया, और जो नया बिजनेस था, जो कि मुकेश अंबानी जी ने डेवलप किया था, न्यू आर्म्स, हाई ग्रोथ रेट इंडस्ट्रीज थी, वो सब चले गए अनिल अंबानी जी के पास। ये बंटवारा, ये स्प्लिट मुकेश अंबानी जी के लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा झटका था, क्योंकि ना तो कोई इंडस्ट्री उनके पास आई थी जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई, और ना ही अब वो उस इंडस्ट्री में कोई काम कर सकते थे जहाँ पे उनके ब्रदर, उनके भाई अनिल अंबानी की कोई कंपनी थी। क्योंकि ये स्प्लिट के साथ एक नॉन कम्पीट क्लॉज था कि आप कोई भी कंपनी ऐसी नहीं खोल सकते उस इंडस्ट्री में जहां आपके ब्रदर की कंपनी, आप राइवलरी नहीं कर सकते। और इस क्लॉज के चलते चलते कुछ साल मुकेश अंबानी जी शांत रहे,
लेकिन उनके पास मौका मिला 2008 क्राइसिस के बाद। अनिल अंबानी जी की बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे और बहुत सारे प्रोजेक्ट उसमें से उनके रुके हुए थे, स्ट्रक थे, और उनको चाहिए थी गैस। दे नीडेड गैस एट अ रीजनेबल प्राइस। मुकेश अंबानी जी वहां पे स्टेप अप हुए और उन्होंने अनिल अंबानी जी को ऑफर करी गैस इन एक्सचेंज कि आपको वो नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म करना पड़ेगा। अनिल अंबानी जी को और कोई उस समय इतना चीप रेट में, इतने रीजनेबल रेट पे गैस नहीं प्रोवाइड कर रहा था और उन्होंने नॉन कम्पीट क्लॉज को खत्म किया। उस समय बहुत सारे लोगों को लगा कि दोनों भाई वापस एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ये गलत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी जी का हाथ था उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन की और साउथ अफ्रीका की एक कंपनी MTN की डील की ना होने। मुकेश अंबानी जी का एक बहुत बड़ा हाथ था ये डील को रुकवाने का, क्योंकि अगर ये डील होती तो रिलायंस कम्युनिकेशन दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी बन सकती थी। ये सब सिर्फ एक कंपटीशन की भावना से नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी जी का हमेशा से बहुत पैशन था टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करने का, और इसीलिए उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनिल अंबानी जी के पास चली गई थी और स्प्लिट के बाद भी वो कभी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाए। 6 साल तक उनको वेट करना पड़ा। लेकिन अब टाइम था 2009 का। 5 साल अब से मुकेश अंबानी जी ने बहुत ज्यादा पैसा, अपना सारा प्रॉफिट जो उनका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आ रहा था, वो उन्होंने सारा का सारा पैसा एक नई कंपनी बनाने में लगाया, जो कि थी एक टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनी। उस समय बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि क्यों मुकेश अंबानी जी एक ऐसी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं जो कि इतनी डोमिनेटेड है। उस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री के दिग्गज थे वोडाफोन, एयरटेल, टाटा डोकोमो, इतने ज्यादा ऑपरेटर्स थे उस समय, आप किसी के पास भी जा सकते थे और कोई भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्लान दे सकता था। लेकिन मुकेश अंबानी जी wanted something else. And here comes the real king. In 2016, Mukesh Ambani ji came up with Jio 4G. I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. और उनकी इतनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग थी, और ये प्राइसिंग वॉर के चलते ही अनिल अंबानी जी ने अपने आंखों से देखा रिलायंस कम्युनिकेशन को वॉश आउट होते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम खत्म हो गया। और ये सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ नहीं हुआ, जो बड़े बड़े दिग्गज थे, एयरटेल जैसी कंपनी खुद समझ चुकी थी कि जियो इज हियर टू डोमिनेट। जियो की प्राइसिंग को देखकर एयरटेल को खुद की अपनी प्राइसिंग इतनी कम करनी पड़ी, जो कि पहले इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स अपने कस्टमर से लेता था। लेकिन एयरटेल ने तो फिर भी बेयर कर लिया। लेकिन कुछ कंपनियां जैसे वोडाफोन और आइडिया, वो आज भी ये लॉस से भर नहीं पाई, वो आज भी स्ट्रगल कर रही है इस इंडस्ट्री में वापस उठने की। सो मुकेश अंबानी जी रियली डिड अ ग्रेट डैमेज टू हिज कॉम्पिटिटर्स। और उनके जियो की इस तरीके से तारीफ हो सकती है कि 25 साल लग गए थे पूरी टेलीकॉम सेक्टर को कंबाइनली 2G नेटवर्क को पूरे इंडिया के अक्रॉस फैलाने में, लेकिन सिर्फ 3 साल लगे मुकेश अंबानी जी को 4G करने में इंडिया को। So he has got a great potential, a great power, thanks to him. आज तक मुकेश अंबानी जी ने मल्टीपल वेंचर्स के अंदर अपने इनकम को डिवाइड किया हुआ है, राइट फ्रॉम एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिटेल, टेलीकॉम, बहुत सारी जगहों पे वहाँ पे वो एक्सपैंड कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम टेलीकॉम, जियो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने के बाद भी वो अपने पैर रिटेल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो में भी बहुत स्ट्रांगली जमा रहे हैं। पिछले साल ही मार्क जकरबर्ग की कंपनी फेसबुक ने मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस जियो के अंदर $5.7 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं। तो आप समझ सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल की प्लानिंग चल रही है अंदर, क्योंकि जब मार्क जकरबर्ग जैसे इंसान रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। फर्दर अपने पैर रिटेल इंडस्ट्री में भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर कर लिया। हालांकि वहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है, लेकिन वो भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी और रिलायंस का बहुत बड़ा नाम रिटेल सेगमेंट में भी होने वाला है। और इसके साथ साथ ही ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स भी रिलायंस ने खरीदी और आगे चल के वहां पे भी उनके बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्सेस होने वाले हैं। और आज इन सब चीजों के बदौलत ही, उनकी मेहनत के बदौलत ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ एशिया, इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। इंडिया के तो है ही है, एशिया के भी इतने बड़े अमीर आदमी है वो। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज, कभी आराम करते नहीं देखा उनको। कभी भी वो बैठते नहीं है, कभी भी वो ये नहीं सोचते यार बहुत ज़्यादा हो गया। कॉन्टिन्यूसली वो लोगों के बारे में सोचते हैं, कहाँ वो एक्सपैंड कर सकते हैं और कहाँ पे वो लोगों को चीज़ें सस्ती दे सकते हैं, लोगों को अच्छे अफोर्डेबल रेट के अंदर वर्ल्ड क्लास सर्विस ऑफर कर सकते हैं। और इसलिए उनका कहना भी है कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल। इस स्टेटमेंट से बहुत अच्छे तरीके से जाहिर हो रहा है कि उनका भी इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ है। As we progress, the internet could offer even more compelling content than video, like virtual reality and augmented reality. डाटा को प्यार करते हैं वो। जो ऑयल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल है वो उनका चल रहा है, वो निकले एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। आज की डेट में डेटा इज द न्यू ऑयल।
और टेक्नोलॉजी का बिजनेस ही आगे चलने वाला है। तो ये थी मुकेश अंबानी जी की सक्सेस स्टोरी, या मैं कहूँ इंडिया की सक्सेस स्टोरी। क्योंकि आज जो रिलायंस ग्रोथ कर रही है, जो कि प्रॉफिट्स निकाल रही है, वो कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत क्रूशियल है। और आज इंडिया का भी बहुत बड़ा नाम है रिलायंस के बहुत सारे वेंचर्स की वजह से। मुकेश अंबानी जी ने देश का नाम तो रोशन किया ही, लेकिन उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा नाम बनाया कि आज वो अपने फादर इंडियन लेजेंड मिस्टर धीरूभाई अंबानी से भी बड़ा दर्जा बना चुके हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होता है एक सेकंड जनरेशन सक्सेस स्टोरी, क्योंकि ज़्यादातर सेकंड जनरेशन अपने फादर की, अपने पिता की पूरी मेहनत की कमाई पूरी बर्बाद कर दी। तो ये थी मुकेश अंबानी जी की सक्सेस स्टोरी। आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। कमेंट करके बताओ कि कैसी स्टोरी लगी आपको इंडिया के रिचेस्ट मैन की। शेयर जरूर करो ताकि सबको पता चले कि कैसे किन तकलीफों के साथ मुकेश अंबानी जी उठे और कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया अपने पिता के जाने के बाद। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज रेगुलरली आ रही है बिजनेसेस के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम रिमेंबर, एम हाई एंड रीच हायर।